वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 बैच के लिए यूट्यूब पर जो है वो सारी 10 यूनिट जो है वो आप लोग को बिल्कुल फ्री में कराई जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। हमारा जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो 4 दिन में या 3 से 4 दिन में 3-4 क्लास में हमारा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद जो है क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, देन ओशियनोग्राफी, देन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ऐसे करके सेटलमेंट सारा हम जो है लोग नवंबर के पहले जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो है अपनी मतलब ये सारी क्लासेज नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेज को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए जहाँ तक कल समझे थे उसके आगे अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। कुछ बच्चे कह रहे थे कि अभी जो है आप वो सारी यूनिट्स जो है कवर करा दीजिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है और जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है वो ज्योग्राफी का बेस होता है। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट में मत भागिए। ठीक है, आप लोग का टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम तो सिलेबस कंप्लीट होगा और जितना पढ़ा देंगे 95% क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं, जितना पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते चलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं और हमको आज पढ़ना था कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे कि अपक्षय और अपरदन के प्रकार। तो इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था फिजिकल यानी भौतिक, दूसरा था केमिकल यानी रासायनिक और तीसरा था हमारा जैविक यानी कि बायोटिक। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले समझते हैं, आज फिजिकल समझना है हमको। ठीक है, तो फिजिकल में देखते हैं यानी कि भौतिक में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप लोग ऐसे हेडिंग डालिए फिजिकल और यहाँ पर डालिए भौतिक। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब इसके बारे में जो है हम वो समझते हैं एक एक करके। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल भी जब भी आएगा तो यहाँ पर जो होगा वो सूर्य तप आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल में हमारा क्या आएगा, सूर्य तप हो गया, तुषार हो गया, मतलब फिजिकल चीज़ें। ठीक है, तुषार हो गया, पवन हो गया, ये जो बाहरी चीज़ें हम लोग को दिखाई दे रही हैं जैसे नदियाँ हो गई, इन सब के द्वारा जो अपक्षय होता है। ठीक है, अभी लिखाएंगे तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोग लिखिए सूर्य तप, तुषार, पवनों के द्वारा होने वाले अपक्षय को भौतिक अपक्षय कहते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें चट्टानों के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें चट्टानों के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब फिजिकल में आ जाएगा हमारा, जैसे हो गया तापीय क्रिया। ठीक है, तापीय क्रिया मतलब ताप द्वारा जो होता है, कैसे फिजिकल में इसका अपक्षय होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए तापीय क्रिया द्वारा थर्मल एक्शन, इंग्लिश में बोलेंगे थर्मल एक्शन मतलब तापीय क्रिया द्वारा। ठीक है, तो तापीय क्रिया द्वारा आप लोग इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए, पहले समझा देते हैं फिर लिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है यहाँ पर, ठीक है, चट्टान है और यहाँ पर जो है वो दिन है। ठीक है, हम 2 लेते हैं, एक डे एंड ए सेकंड इज नाइट। तो अगर यहाँ पर ऐसे समझिए, अगर दिन का तापमान जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये चट्टान क्या होगी, ये चट्टान जो होगी ये ऐसे थोड़ा फैल जाएगी। ठीक है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो चट्टान अपने मूल स्वरूप से थोड़ा फैल जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो ये अपने जो है मूल स्वरूप से थोड़ा ये ऐसे फैल जाएगी, लेकिन जब नाइट का टाइम आएगा तो नाइट में क्या होगा, सूर्य तप जो होगा वो कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर, रात में मौसम ठंडा हो जाता है, मतलब सारा पार्थिव विकर्ण चला जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य तप नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, पृथ्वी अपनी सारी ऊष्मा जो होगी वो अंतरिक्ष में या फिर मतलब पर्यावरण में वहाँ भेज चुकी होगी। ठीक है, वातावरण में, तो यहाँ पर हमको ऊष्मा नहीं मिलती है, तो नाइट में क्या होता है, तापमान कम होता है और जब फिर तापमान कम होगा तो ये फिर जो होगी ये चट्टानें ऐसे सिकुड़ जाएंगी।
ठीक है। जब चट्टानें जो हैं ताप कम होगा तो सिकुड़ जाएंगी, जब चट्टान में ताप ज़्यादा होगा तो वो फैल जाएगी, ठीक है, ऐसे फैल जाएगी। फिर ऐसे जब दिन रात ऐसे होता रहेगा तो सिकुड़न फैलाव ऐसे होता रहेगा। ये क्रिया ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो जब ये क्रिया ऐसी चलती रहती है तो यहाँ पर जो होता है, इस सिकुड़न और फैलाव की वजह से ऐसे जो होता है इसमें संधि का विकास हो जाता है। मतलब ऐसे बार बार चटकन आती है, बार बार फिर जुड़ते हैं, तो इसमें जो होता है ऐसे एक संधि का विकास हो जाता है, ठीक है। संधि का ऐसे विकास हो जाता है। तो इससे क्या होता है, यही इसी से जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे कोई था और जब यहीं से ऐसे मान लीजिए संधि का विकास हुआ, मतलब यहीं से क्रैक आ गया ऐसे, तो अब जब चट्टान अलग होगी तो इसी संधि के सहारे ही चट्टान यहाँ से टूट जाएगी, ठीक है। इसी के सहारे ये चट्टान यहाँ पर टूट जाएगी। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होता है, जब बार बार ताप कम होता है फिर ताप ज़्यादा होता है, जब बार बार चट्टानें फैलती हैं, जब बार बार सिकुड़ती हैं, तो यहाँ पर संधि का विकास हो जाता है और फिर इन्हीं संधियों के माध्यम से ही इन चट्टानों का जो होता है वो विखंडन हो जाता है। विखंडन होने का मतलब क्या है कि उसका अपक्षय हो गया, ठीक है। तो हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तापीय क्रिया द्वारा अपक्षय कैसे होता है, ठीक है। तो अभी तक जितना हम समझाए हैं इसको अब हम लिखा देते हैं, ठीक है। लिखिए आप लोग इसमें लिखिए तापीय क्रिया द्वारा हेडिंग डाल के, तापीय परिवर्तन के द्वारा चट्टानों में फैलाव व संकुचन होगा, फलस्वरूप संधि का विकास होगा। इसी संधि के सहारे चट्टानों का विखंडन हो जाएगा। आई होप आप लोग का तापीय क्रिया द्वारा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है वर्षा जल द्वारा, ठीक है। वर्षा, अगर आप में से किसी को जो है हिंदी टफ लग रही होगी तो इससे इजी आप लोग हिंदी मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में हिंदी जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज में आती है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जो होती है बहुत ज़्यादा टफ आती है, ठीक है। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हिंदी इसी लेवल की आनी चाहिए आपको, नहीं तो अगर आप लोग ईजी समझ के जाएंगे, ईजी वर्ड्स में समझ के जाएंगे तो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट लिखिए वर्षा जल द्वारा, ठीक है। वर्षा जल द्वारा यहाँ पर 1 मिनट। तो वर्षा जल द्वारा यहाँ पर क्या होता है, ये क्रिया होती है गर्म प्रदेशों में। जैसे मान लीजिए ये एक तवा है, पहले मैं एक एग्जांपल देते हैं फिर समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक तवा है और तवा जो है वो बिल्कुल गर्म है, ये बिल्कुल गर्म तवा है, ठीक है। तो अगर आप इस पे जो है पानी की ऐसे बूंदे डालेंगे इस पे, तो जैसे ही इस पे पानी की बूंद पड़ेगी तो यहाँ पर एक मतलब बहुत तेज आवाज़ आएगी छन की, ठीक है, छन की आवाज़ आएगी इस पर गर्म तवे पर पानी पड़ने से, ठीक है। तो यही होता है जब इसमें ऐसे पानी बार बार ऐसे पड़ेगा, तो अगर ऐसे गर्म तवों को बार बार पानी में उस पर पानी डालेंगे तो इस तवे पर क्या होगा, ये तवा जो होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर क्यों हो जाएगा, इसमें चटकन आ जाएगी, ठीक है, चटकन की वजह से। तो ये हम अभी तवा को समझा रहे थे, यही सेम प्रोसेस जो होता है वो चट्टान के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है ऐसे, ठीक है, ये एक गर्म चट्टान है, इसको गर्म बनाते हैं 1 मिनट। ये कोई गर्म चट्टान है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है ऐसे वर्षा की बूंदे जो हैं इस पर ऐसे पड़ती हैं। तो जब इस पर ऐसे वर्षा की बूंदे, ये बादल है, तो जब इस पर वर्षा की बूंदे पड़ती हैं तो इसमें क्या होगा, इस चट्टानों में जो होगी वो चटकन पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो गर्म है और ठंडा ठंडा पानी इस पर गिर रहा है इसलिए इस पर चटकन आ जाएगी, ठीक है। और इसी चटकन के सहारे फिर जो होगा ये चट्टान जो होंगे ऐसे इससे छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाएंगे, मतलब इसका अपक्षय हो जाएगा। तो आई होप आप लोग का वर्षा द्वारा भी क्लियर हो गया होगा कि वर्षा जल द्वारा कैसे अपक्षय होता है। तो इसमें लिखिए अब आप लोग, हम बोल रहे हैं जब गर्म प्रदेशों में वर्षा की बूंदें गर्म चट्टानों पर पड़ती हैं तो चट्टानों में चटकनें पड़ जाती हैं और ये
चटकनों के सहारे छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर जाती हैं। और ये चटकनों के सहारे छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर जाती हैं। ये हो गया हमारा वर्षा जल द्वारा। ठीक है, अगर आप लोग को क्लासेस जो है वो छोटी लग रही हो तो क्लासेस इसलिए छोटी है क्योंकि यहाँ पर जो है क्लास में कोई फालतू की बात नहीं हो रही है। ठीक है, फालतू की कोई बात नहीं रही है, जो है वो पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं और लिखा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी यहीं पर हम फालतू कमेंट देखते, ठीक है, और जो है वो थोड़ा टाइम पास करते तो ये क्लासेस जो हैं 1.5 घंटे की क्लासेज ये आराम से हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं और जो लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो ये मत सोचिए कि बहुत कम क्लासेज में मतलब बहुत कम टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सफ्लोएशन। ठीक है, वन मिनट, एक्सफ्लोएशन इसको बोलते हैं अपदलन। हेडिंग डालिए आप लोग, ऐसे अभी समझा रहे हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं अपदलन। ठीक है, तो अपदलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है, पहले समझा रहे हैं फिर लिखाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है कोई, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो दिन का ये डे है और ये नाइट है। ठीक है, तो यहाँ दिन का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, ये 2 एरो है मतलब ज़्यादा है, और नाइट का मतलब टेम्परेचर जो है वो कम है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होती है और बार बार टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, मतलब कभी टेम्परेचर ज़्यादा कभी कम, जैसे हमने पिछली फर्स्ट में बताया था। ठीक है, जब हम तापीय क्रिया द्वारा वाला बता रहे थे कि कभी जो है चट्टानें फैल रही हैं, कभी सिकुड़ रही हैं, कभी फैल रही हैं, तो जब कभी तापमान जो होगा ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो चट्टान की ऊपरी परत होती है, मान लीजिए ये वाली परत, ठीक है, इसको हम 3D नहीं दिखा रहे हैं, 2D ही दिखा रहे हैं, मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो जो ये वाली चट्टान होती है, जो ऊपरी परत होती है, वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। ऊपरी परत क्या हो जाता है, ये कमजोर हो जाता है। तो जब ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जब ये कमजोर हुई तो इसको हवा जो होती है, वायु, इस कमजोर परत को वायु जो होती है, वायु हो गया, ठीक है, नदियां हो गई, वायु ही लेंगे, नदियां नहीं आएंगी इसमें। ठीक है, तो वायु जो होगा इसको उड़ा करके किसी दूसरे स्थान पर ले जाएगा। ठीक है, इसको एक प्याज की छिलके की भांति जो है वो ऐसे अलग कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई सतह जो है वो कमजोर हो गई है। ठीक है, तो जब हवा तेज चलेगी तो वो कण जो है, वो खंड जो है उससे अलग हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सफ्लोएशन, मतलब अपदलन। ठीक है, अब आप लोग इसको लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, इसमें लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिए एक्सफ्लोएशन अपदलन, इसमें लिखिए, जब चट्टानों पर तापीय परिवर्तन द्वारा बल लगता है तो चट्टानों की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है तथा वायु उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इसमें ताप व वायु की दोनों की भूमिका होती है। इसमें ताप व वायु की दोनों की भूमिका होती है। ठीक है, अब हमारा भौतिक अक्षय जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब फिजिकल वाला हमारा कंप्लीट हो गया। फिजिकल में हमने कितने समझे, फिजिकल में हमने पहले तापीय क्रिया द्वारा मतलब थर्मल एक्शन समझा, फिर सेकंड हमारा वर्षा जल द्वारा था। ठीक है, और फिर जो है हमने वो एक्सफ्लोएशन यानी कि अपदलन समझ लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड वाले पर, जो हमारा है रासायनिक अपक्षय। ठीक है, अब हम आ गए हैं रासायनिक अपक्षय पर, तो हेडिंग डालिए आप लोग, रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, इसमें आप लोग लिखिए, पहले समझा रहे हैं फिर लिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है,
फिजिकल वाले में हमने देखा था कि चट्टानों के मूल गुण में परिवर्तन नहीं हो रहा था, मतलब चट्टान जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन रासायनिक वाले में जो होगा वो चट्टानों के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। अभी समझेंगे कैसे होता है, पहले भी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये एक चट्टान है, ऐसे ये एक चट्टान है और इस चट्टान में जो है वो आयरन यानी कि Fe और एल्यूमिनियम यानी कि Al की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब ये चट्टान जो है ये लौह प्रधान युक्त है, लौह प्रधान युक्त चट्टान है, ठीक है। लौह प्रधान युक्त चट्टान है। ये इतनी हिंदी आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आप लोग को भी समझना है। लौह प्रधान युक्त चट्टान है। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर वर्षा की बूंदें मतलब बारिश जब होगी यहाँ पर, तो जब ये बारिश के संपर्क में आता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। ये जब वर्षा होगी इस पे तो ये ऑक्सीजन से जो है वो क्रिया कर लेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फिर बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कैसे होगा अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये एक चट्टान थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए चट्टान थी, चट्टान में Fe और Al ज़्यादा है, ठीक है। इसमें वर्षा हुई, ये बादल, ठीक। इसमें जब वर्षा हुई तो वर्षा की बूंदें जब यहाँ पर आई तो ये क्या हुआ, Fe पहले से है, ठीक है। Fe पहले से है और इसमें जो है वो वर्षा की बूंद, वर्षा आ गई मतलब जल आ गया, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा Fe2O3, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चट्टान के मूल स्वरूप में परिवर्तन आ गया। कैसे आ गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये पहले Fe और Al का था लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड का ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो रासायनिक अपक्षय के द्वारा इसके मूल गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम बोल रहे हैं, इसमें आप लोग लिखिए, ठीक है। हेडिंग डालिए आप लोग रासायनिक अपक्षय और उसमें जो है केमिकल वेदरिंग करके आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा चट्टानों के, इसमें जो है चट्टानों के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, चट्टानों के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिए, जब यह लोहे के चट्टान के संपर्क में आता है, जब जल लोहे के चट्टान के संपर्क में आता है तो जल में निहित ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण हो जाता है। फलतः फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे Fe हो गया, H2O हो गया प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यही रीजन होता है कि जैसे आपकी मतलब अगर लोहे का ऐसे गेट लगा होगा तो जब वहाँ पर बिना अगर ये पेंट के है, ठीक है, अगर इसे पेंट नहीं हुआ है लोहे का गेट तो यहाँ पर जब बारिश होगी तो यहाँ पर जो है वो जंग लग जाता है। वो जंग जो होता है वो यही Fe2O3 होता है, ठीक है। ये है व्यवहारिक उदाहरण। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट समझते हैं और नेक्स्ट इज कार्बोनीकरण, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनेशन। नेक्स्ट इज कार्बोनीकरण, ठीक है। हेडिंग डालिए आप लोग कार्बोनीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोनेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई चट्टान है, 1 मिनट, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई चट्टान है और ये चट्टान जो है वो चूना पत्थर से मिलकर बनी है, ठीक है। ये चट्टान जो है ऐसे चूना पत्थर से मिलकर बनी है। तो जब इसमें जो है वो वर्षा होगी, यहाँ पे बादल है ऐसे, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऐसे वर्षा होगी तो जब ये वर्षा के संपर्क में आता है तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सक्रिय घोलक। ये जो कार्बोनिक अम्ल होते हैं ये सक्रिय घोलक होते हैं, ये किसी में भी घुल जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जब इस पे वर्षा मतलब H2O जब आया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और जो है ये H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए CO2 हो गया प्लस CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाएगा,
ये बनाएगा CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कुल मिला के यही मतलब बताने का वो है कि कैसे जो है चूना पत्थर में जब ये आएगा, मतलब चूना पत्थर का मतलब क्या है, जिसमें CaO हो, मतलब ठीक है, जिसमें कैल्शियम हो, मतलब चूने की मात्रा जिसमें हो। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, और जो है CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। हेडिंग अगर आप लोग देखेंगे तो कार्बोनीकरण हेडिंग ही था, अभी जो है हमारा वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। ठीक है, तो अब जो है ये हमारा कार्बोनीकरण हो गया, हमारा रासायनिक अपक्षय जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अपने थर्ड पे आ गए हैं, एंड थर्ड इज बायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक। अब जैविक अपक्षय कैसे होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो जैविक अपक्षय समझने के लिए ये बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसे पर्यावरण है, मान लीजिए कोई जगह है, यहाँ पर एक घोड़ा ऐसे है, घोड़ा चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए गाय भैंस बकरी ये छोटे छोटे सब ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये चलेंगे तो इनके पैरों के निशान ऐसे छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, इन चट्टानों पर, इन स्थानों पर। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ की मतलब मृदा जो होगी, मृदा वहाँ की थोड़ी हट जाएगी, या फिर थोड़ा अपक्षय होगा, थोड़े खंड टूट जाएंगे। तो जो जीवों के द्वारा, बायोटिक मतलब जीव, ठीक है, जैविक, तो जो जीवों के द्वारा होता है अपक्षय, जीवों के द्वारा जब चट्टान टूटते हैं या फिर उसके कण अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं जैविक अपक्षय। ठीक है, तो यहाँ इसमें लिख लीजिए आप लोग कि जीव जंतुओं द्वारा होने वाला अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। जीव जंतुओं द्वारा होने वाला अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। तो आप लोग का ये जो है ये अपक्षय वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास मूवमेंट। मूवमेंट, मास मूवमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान संचरण। द्रव्यमान संचरण। द्रव्यमान संचरण का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब जो है चट्टानों से छोटे खंड या बड़े खंड जो होते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से जो है वो ऐसे चट्टानों से ऊपर से जो है वो नीचे के क्रम में ऐसे आते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संचरण। ठीक है, अभी लिखाएंगे तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो है अभी लिखाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखिए, फिर हम आप लोग को समझाएंगे। अभी पहले लिखिए, अपक्षय और अपरदन से प्राप्त सैल पदार्थों को रॉक वेस्ट कहते हैं। सैल पदार्थों को रॉक वेस्ट कहते हैं, या सैल अपशिष्ट या सैल अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, रॉक वेस्ट, या तो रॉक वेस्ट बोलेंगे या फिर इसको जो है सैल अपशिष्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए, रॉक वेस्ट का गुरुत्वीय प्रभाव के कारण प्रभावी ढाल से पहाड़ी ढाल के सहारे नीचे की ओर गतिशील होने को मास मूवमेंट कहते हैं। गतिशील होने को मास मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक है, ऐसे इसको रॉक बना दिए हैं। ठीक है, तो जब इसका वेदरिंग हुआ यानी कि जब इसका अपक्षय हुआ तो इसके छोटे छोटे खंड जो हैं ऐसे अलग हो गए। तो जब इसके छोटे छोटे खंड अलग हो गए हैं तो ये ऐसे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कण जो होंगे ये नीचे की ओर ऐसे जो होंगे ये नीचे की ओर ऐसे गतिशील होंगे। ठीक है, तो कोई कण जो होगा वो ऐसे छोटे छोटे कण जो होंगे और पृथ्वी के नीचे आएंगे, कुछ कण जो होंगे वो थोड़े बड़े साइज के होंगे, वो थोड़ा और जल्दी नीचे आएंगे। जो जितना भारी होगा
जिसका मास ज़्यादा होगा। मास का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान क्या है? जिसका भार जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जिसका भार ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्पीड में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ज़्यादा स्पीड में आएगा। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रॉक वेस्ट का जो गुरुत्वीय प्रभाव के कारण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब वो ढाल के सहारे मतलब स्लोप के सहारे नीचे की ओर गतिशील होता है तो उसको हम मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मास मूवमेंट के जो होते हैं वो कई प्रकार होते हैं। अब इसके प्रकार को हम समझेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए और ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, मतलब द्रव्यमान संचरण के प्रकार। तो इसमें लिखेंगे इसके कई प्रकार हैं, जैसे रॉक फॉल हो गया। रॉक फॉल क्या होता है? डेब्रिस फॉल हो गया, फिर स्लम्पिंग हो गया, मलबा पात हो गया, फ्लो, मड फ्लो, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए कि रॉक फॉल क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग डालिए रॉक फॉल, ठीक है। और रॉक फॉल में आप लोग लिखिए कि जब एक एक करके आप लोग लिखिए, फिर एक एक करके हम अभी समझा देंगे आप लोग को। जब चट्टान खंड का त्वरित एवं तत्काल गुरुत्वीय प्रभाव से नीचे गिरना ही शैलपात, इसको शैलपात बोलते हैं, ठीक है। नीचे गिरना शैलपात या रॉक फॉल कहलाता है। क्या हुआ इसका मतलब? जैसे मान लीजिए ये पर्वत है और पर्वत जो है वो चट्टान जो है वो तुरंत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे खंड हैं और ये गुरुत्वाकर्षण अभी हमने बताया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी से नीचे गिरता है, तो यही हमारा रॉक फॉल कहलाता है, ठीक है। अब सेकंड लिखिए, सेकंड है हमारा डेब्रिस फॉल। डेब्रिस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्रम में लगाने के लिए कि इसको क्रम में लगाइए। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए डेब्रिस फॉल। डेब्रिस फॉल क्या होता है इसमें लिखिए, यदि सेल रॉक फॉल से छोटा है, मतलब जो अभी हमने पिछला मतलब हेडिंग में समझा, यदि उससे छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा? ये डेब्रिस फॉल कहलाएगा। यदि सेल पथ से छोटा है तो यह डेब्रिस फॉल कहलाता है। मतलब अगर उससे छोटा, जैसे मान लीजिए अगर उससे छोटे कण जो हैं वो उससे रॉक फॉल से छोटा कण जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये हमारा डेब्रिस फॉल है। रॉक फॉल में क्या था? इतना बड़ा अगर था, ठीक है, इतना बड़ा अगर नीचे आ रहा था तो वो रॉक फॉल था, ये है रॉक फॉल। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये है डेब्रिस फॉल, ठीक है। ये है सेकंड वाला डेब्रिस फॉल, ठीक है। और थर्ड लिखिए, थर्ड हेडिंग डालिए आप लोग, मलबा पात। इसमें लिखिए यह डेब्रिस से छोटा होता है, ये डेब्रिस से भी छोटा हो गया ऐसे, ठीक है। ये नीचे आ रहा है। पहले रॉक फॉल में इतना बड़ा बड़ा चट्टान था, ये नीचे आ रहे थे। डेब्रिस में उससे छोटा हुआ और जो है मलबा पात में उससे भी छोटा हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ें। अब फोर्थ लिखिए, फोर्थ हेडिंग डालिए आप लोग, स्लम्पिंग। इंग्लिश याद रखिएगा, हिंदी जो है वो घूड़ित उड़ित करके आती है, वो टफ आती है और हर बार वो हिंदी में चेंज हो जाता है, इसलिए स्लम्पिंग याद रखिएगा। तो स्लम्पिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये चट्टान था और चट्टान जो है इसी छोटा है, ठीक है। जब छोटे छोटे ऐसे आ रहे हैं मान लीजिए, या फिर बड़े आ रहे हैं, बड़े चट्टान, तो जब बड़े चट्टान ऐसे नीचे की ओर आते हैं तो ये ऐसे घूर्णित करते हुए आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभी सीढ़ी से अगर गिर रहा हो तो ऐसे वो घूर्णन करते हुए नीचे गिरेगा, पलटते हुए गिरेगा, तो यही हमारा स्लम्पिंग कहलाता है। स्लम्पिंग में लिखिए विखंडित सैल पदार्थों का घूर्णी संचलन द्वारा निचले ढाल की ओर गिरना ही स्लम्पिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतनी सारी चीज़ें। अब हम समझ लेते हैं कि फ्लो क्या होता है।
ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए फ्लो। तो हम लोग फ्लो समझते हैं कि फ्लो क्या होता है। फ्लो में क्या होगा, अब तक हम लोग देख रहे थे कि चट्टान जो है वो सूखे चट्टान गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब कहीं छोटे कण आ रहे हैं, कहीं उससे बड़ा आ रहा है, कहीं बड़ा आ रहा है, कहीं उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर कण आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे फ्लो में, फ्लो का मतलब होता है प्रवाह, ठीक है। फ्लो में प्रवाह, प्रवाह किसकी वजह से होगा, जल की वजह से, ठीक है। तो जब फ्लो आएगा यानी कि जब प्रवाह आएगा तो वहाँ पर जल से भरे पदार्थों का जो होगा वो सामूहिक रूप से संचलन होगा। तो इसमें आप लोग लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए, बोल रहे हैं फ्लो, हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए जल से भरे पदार्थों का सामूहिक रूप से संचलन फ्लो कहलाता है, फ्लो कहलाता है। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फ्लो। अब देखेंगे कि फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो यानी प्रवाह के प्रकार। तो इसमें दो प्रकार का प्रवाह होता है। पहला होता है मड फ्लो, अभी बताएंगे ये होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज मड फ्लो एंड सेकंड इज क्रीप। क्या बोलते हैं इसको, क्रीप बोलते हैं, ठीक है। क्रीप भी दो प्रकार से होता है। पहला है सॉइल यानी कि मृदा, ठीक है, मृदा, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें मृदा रहेगा और यहाँ पर प्लस करके मलबा कर लीजिएगा, मलबा, ठीक है, मलबा। और यहाँ पर दूसरा है रॉक, ठीक है। अब हेडिंग डालिए मड फ्लो। अब समझाते हैं कि मड फ्लो क्या होता है। मड फ्लो, मड फ्लो में लिखिए जल से भरे पदार्थों का मंद गति से संचलन मड फ्लो कहलाता है। जैसे मान लीजिए अब तक तो हम जो देख रहे थे वो पर्वत पे हो रहा था, घूर्णित करते हुए तेजी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ रहा था। लेकिन अब क्या है, अब हम आ गए हैं मैदानी भाग में। मैदानी भाग में क्यों आ गए हैं, मतलब प्लेन साइड में इसलिए आ गए हैं क्योंकि अब मड फ्लो आ गया है। जल से भरा हुआ पदार्थ जब निक्षेपण, मतलब उसमें ज़्यादा अवसाद इकट्ठा हो जाएगा, अवसादों की मात्रा जब जल में ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो मड फ्लो करने लगेगा। मड फ्लो कैसे करेगा इसको अब समझाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें जल है, ऐसे जल है, ठीक है, और इसमें अवसाद भी है। 1 मिनट, अवसाद ले लेते हैं, ये अवसाद से मतलब इसमें जल अवसाद दोनों हैं, ऐसे मिक्स है ये, ठीक है। तो जब ये ऐसे गति करेगा, जब मलबा जो है वो गति करेगी, ऐसे जाएगी, तो इसके जाने की गति जो है वो धीमी होगी, ठीक है। हम लोग आगे इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब हम आप लोग को रिवर पढ़ाएंगे, ठीक है। रिवर तो अभी हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, जब उसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि नदियाँ जो होती हैं वो डेल्टा कैसे बनाती हैं अपने मुहाने पर जाकर। तो डेल्टा बनाती ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर अवसादों को ले जाने की उनकी क्षमता नहीं रहती। कुछ तो एस्चुरी बनाती हैं, कुछ डेल्टा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर अवसाद और जल दोनों मिक्स होके जाते हैं और ये इसका प्रवाह जो होता है वो मंद गति से हो जाता है, इसका प्रवाह जो है वो मंद हो जाता है, मतलब धीमा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मड फ्लो, ठीक है, यही होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग क्रीप। क्रीप कुछ नहीं है, बस मड फ्लो का ही एक दूसरा पार्ट है फ्लो का। इसमें जो होगा, इसमें लिखिए जल से भरे पदार्थों का अति मंद गति से संचलन क्रीप कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग का ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोस्टेसी या समस्थितिकी, ठीक है। तो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी जो है बस वो लास्ट स्टेज पे है, बस कंप्लीट होने वाली है। आइसोस्टेसी समझ लेंगे, फिर जियोसिंक्लाइन, फिर डेविस बैंक, उसके बाद सारी स्थलाकृतियाँ, बस हमारी जियोमॉर्फोलॉजी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। आइसोस्टेसी को जो है वो हम कल समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।